हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट में 2.4 में खातों के प्रकार व उनके उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था 3 खातों के प्रकार के बारे में, जो कि पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा आपका था रियल अकाउंट और तीसरा अकाउंट था आपका नॉमिनल। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी से? व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट को हम लोग वस्तुगत खाता बोलते हैं और नॉमिनल अकाउंट को हम लोग नाम मात्र का खाता बोलते हैं। तो आज हम लोग इन खातों के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे चार्ट पे प्रस्तुत करेंगे और समझेंगे कि ये जो एग्जाम्पल आने वाले हैं यहाँ पे आपके चार्ट पे प्रस्तुत करने वाला हूं मैं, वो कैसे इन अकाउंट्स में आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, सभी बच्चे इसी तरह का चार्ट बना लेंगे। उसके बाद ये आपका कैसा खाता है? व्यक्तिगत खाता। ये आपका व्यक्तिगत खाता। ये वस्तुगत खाता। और ये नाम मात्र का खाता। अब देखिए, शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत खाते से। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत खाते का मैंने पिछले वीडियो में आपको अर्थ बताया था कि ऐसा खाता जो किसी व्यक्ति या संस्था से संबंध रखता है। तो देखिए, व्यक्तिगत खाते में ऐसी चीजें आती हैं जो कि किसी व्यक्ति का या संस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रतिनिधित्व का मतलब, जैसे एक एग्जाम्पल है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ठीक, लेकिन कैपिटल व्यक्तिगत खाता है। क्यों व्यक्तिगत खाता है? क्योंकि कैपिटल के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि किसी भी व्यापार में किस साझेदार की कैपिटल कितनी है। मतलब किसी भी व्यवसाय में कौन सा साझेदार कितनी कैपिटल लगा रहा है। तो इसका मतलब आप कैपिटल पता कर रहे हैं, तो आपको किसी व्यक्ति के बारे में पता हो रहा है कि वो व्यक्ति व्यवसाय में कितनी पूंजी लगाया, उसका हिस्सा क्या है। उसके बाद देखिए, कैपिटल के बाद है आहरण खाता। सेम वही बात हुई। जिस प्रकार आपको कैपिटल से पता चलता है व्यक्तिगत, कहने का मतलब कैपिटल खाता आपका व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, सेम उसी प्रकार आपका आहरण खाता है। अच्छा, आहरण के बारे में समझिए। आहरण हम जब भी कोई व्यापार का स्वामी अपने पर्सनल यानी निजी खर्च के लिए व्यापार से पैसे निकालता है, तो उसको क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ये पैसे के रूप पैसा भी निकाल सकता है, कहने का मतलब कैश, और गुड्स स्टॉक ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हुआ ड्राइंग अकाउंट। फिर देखिए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम भी यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता है तो व्यक्ति का नाम भी आ सकता है। व्यक्ति का नाम हमने क्या लिख लिया? सोहन। किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अब एक संस्था का चुनाव करते हैं हम। तो देखिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये भी हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कहां पे आएगा? व्यक्तिगत खाते में ही आएगा। ठीक है, उसी तरह आप ये भी ध्यान रखेंगे कि पूर्वदत्त और आपका आउटस्टैंडिंग यानी अदत्त और आपका उपार्जित, अनुपार्जित, सारी चीजें यहां पे आएंगी। तो देखिए, मान लीजिए आपकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? बकाया सैलरी। ठीक है, इतनी सैलरी
बकाया है। कहने का मतलब सैलरी बकाया है। इससे ये पता चलता है कि व्यवसाय को किस व्यक्ति को, यानी व्यवसाय के लिए किस व्यक्ति के प्रति दायित्व है। ठीक है, यानी कितनी सैलरी देना है, ये भी क्या करती है, किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग के बाद आपका एक एग्जाम्पल प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट का मतलब पूर्वदत्त किराया। ठीक है, पूर्वदत्त का मतलब ये पहले से ही आपके पास आ चुकी है, यानी एडवांस। आप प्रीपेड को एडवांस बोल सकते हैं। ठीक है, समय से पहले प्राप्त हो जाना। तो ये आपके लिए ये भी किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। अब उसके बाद देखिए एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड का मतलब क्या हुआ, उपार्जित, और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज। तो ये क्या हुआ, उपार्जित ब्याज। ठीक है, उपार्जित क्या होता है, उपार्जित ऐसा धन होता है जिसको हमने कमा तो लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आपका ये हुआ। तो कहने का मतलब आपके व्यक्तिगत खाते में देखिए बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट हो गया, और आपका नाम हो गया, फिर आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, प्रीपेड हो गया, और अक्रूड हो गया। ठीक, अब देखिए एक यहां पे हम और लिख सकते हैं, अर्न कमीशन। ठीक, ये भी आपका क्या है, व्यक्तिगत खाता। अर्न के जगह हम अनअर्न भी लिख सकते थे, यहां पे एक्रूड है तो अनएक्रूड भी होता है। ठीक है, बस इन्हीं का अपोजिट होता है। तो कहने का मतलब प्रमुख चीजें यहां पे हम इस चार्ट के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके बुक में भी 2.4 में दिया हुआ है, तो आप लोग ध्यान से वहां पे देखिए। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे रियल अकाउंट की, यानी वस्तुगत खाते की। तो यहां पे हमने आपको वस्तुगत खाते के बारे में क्या बताया था कि ऐसा खाता जो संपत्ति और माल के बारे में बताता है। ठीक है, वस्तुगत खाते को हमने आपके लिए क्या बोला था कि ये जो आपका वस्तुगत खाता होता है ये आपको कैश और संपत्ति से रिलेटेड होता है, या कि उनके बारे में बताता है। तो देखिए आपका पहला है यहां पे एग्जांपल, परचेज अकाउंट। परचेज को हम क्या बोलते हैं, क्रय खाता बोलते हैं। ठीक है, परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो क्रय खाता ये हमारा वस्तुगत खाता क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम क्रय क्या कर रहे हैं, किसी न किसी वस्तु का क्रय कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए सेल्स अकाउंट, विक्रय खाता, ये भी हमारा कैसा है, किसी वस्तु से संबंधित है। कैश अकाउंट, कैश रोकड़ से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, जैसे मोटर, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, ये भी आपकी क्या है, ये सारी आपकी वस्तु हैं, संपत्तियां हैं। ठीक है, और क्या हो सकती हैं, इसके बाद आपका बैंक अकाउंट हो सकता है। बैंक अकाउंट क्यों हो सकता है, क्योंकि आपका खाता कहाँ है, बैंक में है, और बैंक में जब भी खाता होता है तो उससे क्या होता है, आपकी कोई ना कोई संपत्ति वहां पे होती है। ठीक है, फिर देखिए यहां से अकाउंट शब्द सब में लगाते चलिएगा।
अब देखिए इनका अपोजिट यहां पे लिख सकते हैं। परचेज, मान लीजिए आपने किसी वस्तु का क्या किया, क्रय किया, ठीक। तो उसके बाद आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं। परचेज रिटर्न का मतलब खरीदने के बाद कुछ चीजें लौटा देना। तो ये भी आपका क्या है, वस्तुगत खाता है। अच्छा, इंसान क्रय करके किसी वस्तु को क्यों लौटाएगा, उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको कुछ कम वस्तु की जरूरत है और आपने ज्यादा खरीद लिया, ठीक है। तब आप अधिकता होने के कारण, उस वस्तु की अधिकता होने के कारण उसको क्या करोगे, लौटा दोगे। या कि माल में कुछ खराबी होने के कारण आप रिटर्न करोगे, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका हो सकता है सेल्स रिटर्न। इसका मतलब आपने किसी अपने कस्टमर को वस्तु को विक्रय किया, अपनी वस्तु का विक्रय किया और वो क्या कर रहा है, आपको आपका माल लौटा रहा है, ठीक है। अब एक देखिए यहां पे गुडविल भी आ सकती है। गुडविल भी आपका क्या होता है, रियल अकाउंट में आता है। गुडविल का मतलब होता है ख्याति। फिर देखिए गुडविल के बाद और आपका क्या आ सकता है, गुडविल के बाद हम एक बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी हमारा वस्तुगत खाता माना गया है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल को हम लोग प्राप्य बिल बोलते हैं, ठीक। ये भी हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति होती है। अब देखिए बात करते हैं नाम मात्र खाते की। तो नाम मात्र खाते का अर्थ हमने क्या बताया था कि नाम मात्र खाता आपका आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित होता है। तो वही चीजें आपकी यहाँ पे आएंगी जो आय व्यय और लाभ हानि से संबंध रखेंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट देना आपके लिए क्या है, हानि मानी जाती है। तो यहां पे डिस्काउंट आया। उसके बाद डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं। ये आपका 2.11 में इसके बारे में डिटेल से बताया है, तो आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो डिप्रिसिएशन से होता क्या है, डिप्रिसिएशन से संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे क्या होती है, कमी होती है। तो ये आपका, ये भी आपके लिए क्या है, हानि है। तो कहने का मतलब ये सभी चीजें आपके लिए क्या मानी जाएंगी, हानि मानी जाएंगी, ठीक है। अब देखिए व्यय कुछ देखते हैं। आपके लिए सैलरी देना, किसी व्यक्ति को आप सैलरी अगर दे रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, व्यय है, तो नाम मात्र खाते में जाएगा। रेंट अगर दे रहे हैं तो रेंट भी आपके लिए क्या है, व्यय है, तो नाम मात्र खाते में जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए आप चुंगी दे रहे हैं या कि सीमा शुल्क दे रहे हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, ऑक्ट्रॉय एंड कस्टम, चुंगी और सीमा शुल्क, ये भी आपके लिए क्या है, व्यय है, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड, ये आपके लिए क्या है, ये गाड़ी भाड़ा कहलाता है। अब मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को कमीशन दे रहे हैं, तो कमीशन भी आपके लिए क्या है, व्यय है। अब देखिए कमीशन के बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया है, ठीक है। इंश्योरेंस यानी बीमा कराया है। तो बीमा कराया है तो बीमा के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसका प्रीमियम के रूप में व्यय करना पड़ेगा। या कि आप अपनी किसी वस्तु का क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, यानी कि प्रचार कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ेगा, ठीक। आपने अगर
मान लीजिए दान किया कुछ, तो वो भी आपके लिए क्या है, व्यय है। सेम उसी तरह आपका मान लीजिए कुछ आपने किसी को धन उधार दिया, ठीक है, और उसने आपको आपका धन नहीं वापस किया, यानी कि वो नहीं लौटाया, तो आपका क्या होगा, आपने जो ऋण दिया वो डूब गया, डूबत ऋण कहलाएगा, ठीक है, वो आपके लिए क्या है, हानि है। तो इस प्रकार से आपके कुछ खातों की चर्चा हुई, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र खाते, और इनका हमने आपको क्या बताया, उदाहरण बताया। अब आप अगले चैप्टर में यानी 2.5 में इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पे इनका आप ध्यान से अर्थ याद करके रखोगे, और ये एग्जाम्पल्स इनको ध्यान से समझेंगे आप लोग, और इन्हीं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोग वहां पे जर्नल एंट्री 2.5 में करेंगे, ठीक। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मतलब आपको सारी चीजें आनी चाहिए, इनको आपको याद नहीं करना है, आपको केवल इस चार्ट को समझना है। और आपके बुक में भी ये चार्ट 2.4 में दिया गया है, तो वहां पे ध्यान से देखिए। इसके बाद हम लोग एक चीज हमारी यहाँ पे और आती है, इस चार्ट के, ये चार्ट आपका कंप्लीट है। इस चार्ट के बाद हम अकाउंट शब्द को समझेंगे कि अकाउंट ये जो हम लास्ट में हर जगह लगा रहे हैं, तो वो आपका कहां कहां कैसे यूज होता है, किन खातों में। अब सभी बच्चे ध्यान दें, हम आपको अब ये बताएंगे कि आप ये अकाउंट शब्द तीनों खातों में, कहने का मतलब पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अकाउंट का हिंदी शब्द अर्थ क्या हुआ, खाता। अकाउंट का मतलब क्या हुआ, खाता। अब देखिए, हम लोग पर्सनल यानी व्यक्तिगत खाते में इस अकाउंट शब्द का यूज कैसे करेंगे। तो आप सभी लोग ये तो जानते हैं कि अकाउंट शब्द को हम लोग शॉर्ट में यानी संक्षेप में ऐसे लिख देते हैं, ठीक। किसी भी खाते के आगे हम लोग अकाउंट को संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, A/C करके लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो व्यक्तिगत खाता है उसमें आप हर जगह ये नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब है अकाउंट शब्द हर जगह आपको नहीं लिखना चाहिए। कहां पे नहीं लिखना चाहिए, ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी का नाम है, जैसे अभी हमने आपको एक नाम दिया था पर्सनल अकाउंट में, सोहन। तो सोहन के नाम के आगे आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो ये आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, अब ये बात आती है, तो ध्यान दीजिए। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, सोहन्स अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने लगाया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है का। तो देखिए अब हुआ सोहन का खाता, ठीक है। मान लीजिए आप संस्था का नाम लिख रहे हैं, तो यहां पे भी आप ये अकाउंट शब्द यूज नहीं करोगे, ठीक है। बाकी आप किसी भी जगह आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां पे रियल अकाउंट इन वस्तुगत खाते में हर जगह अकाउंट शब्द का यूज कर सकते हैं। और ये जो आपका नाम मात्र खाता है इसमें भी आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अकाउंट शब्द लगाने में। आपको केवल ध्यान रखना है कहां पे, व्यक्तिगत खातों में किसी व्यक्ति या संस्था के नाम के आगे, ठीक है।
यहाँ पे जैसे डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पे हम अकाउंट शब्द का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका अकाउंट शब्द लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सभी बच्चे आज की वीडियो को देखने के बाद और अच्छे से पढ़ने के लिए बुक से रीड करें। और उसके बाद अब हमारा लगभग 2.4 समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2.5 चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और वहां पे सबसे पहले थ्योरी पार्ट्स को पढ़ेंगे। थ्योरी पार्ट्स पढ़ने के बाद हम लोग वहां के न्यूमेरिकल सवाल को सॉल्व करेंगे। और हमारा न्यूमेरिकल पार्ट्स में क्या है, जर्नल एंट्री है। तो हमको उसको जर्नल एंट्री करने से पहले उसके कुछ नियमों को देखना है। तो आप सभी लोग 2.4 कंप्लीट करने के बाद 2.5 ध्यान से सभी बच्चे रीड करें और आपको समय समय पर इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे। तो ये तो थे अकाउंट शब्द के लिए आपके कुछ एग्जाम्पल। इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेस पे आप वहां पे जर्नल एंट्री करेंगे और ध्यान रखेंगे कहां पे आपको अकाउंट शब्द लगाना है और कहां पे नहीं लगाना है। थैंक यू।